इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमी लोवेल का लिखा हुआ पोएम द सिस्टर्स को लेके। ये काफ़ी लंबा पोएम है, तो इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस में ना जाते हुए हम लोग इसका समरी को देखेंगे, ठीक है, और इसका मूल जिस समझने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। बहुत शॉर्ट में अगर बताया जाए तो यहाँ द सिस्टर्स का थ्रू उन्होंने समझाया है फीमेल पोइट्स कम्युनिटी को। ठीक है, इस पूरा पोएम में एमी लोवेल ने तीन अलग अलग जनरेशन का और तीन अलग अलग घराने का फीमेल पोइट्स को लेके डिस्कस किया है। पहला है द ग्रीक पोएटेस सैफो, दूसरे हैं द फेमस इंग्लिश पोइट विक्टोरियन एज की पोएटेस थी और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और तीसरे पोइट है वेरी फेमस अमेरिकन मॉडर्न पोइट एमिली डिकिंसन। तो ये तीनों पोइट को लेकर के इन्होंने डिस्कस किया है और आखिर में ये भी बोला है कि ये तीनों पोइट में से किसी भी पोइट का साथ वो कंप्लीटली एग्री नहीं करती, उनका एक अलग नज़रिया है देखने का, और वो भी चाहती है कि आगे चल करके उनका नेक्स्ट जनरेशन उनसे इंस्पायर्ड हो, ठीक जैसे वो आज इन तीनों से इंस्पायर हो रही है। तो ये पूरा पोएम का जिस्ट है। अब चलिए मूल समरी की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो एमी लोवेल पोएम का स्टार्ट कर रही है फीमेल पोइट्स के बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या कह लीजिए एक व्यू पॉइंट दे करके कि फीमेल पोइट्स जो होते हैं, जो हम वुमेन, वो ऐसे बोल रही हैं कि वी वुमेन हु राइट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने वाली औरत है, जो पोइटेस है, वो काफ़ी अजीब है, क्वेयर, काफ़ी अजीब है। और मतलब अजीब इन द सेंस कि ये देख करके काफ़ी हैरत होता है कि इतना पोइट्री के इतिहास में इतने इतने पुरुष ने पोइट्री लिखा, ठीक है, और तो महिलाएं इतनी कम क्यों हैं। ठीक है, नंबर वन। और दूसरा बात है कि महिलाएं पोइट्री लिखती है और महिलाएं पोइट्री पब्लिश करती है, इस चीज़ को भी काफ़ी हैरत का नज़र से देखा जाता है। जबकि एक पुरुष ये चीज़ करता है तो वो काफ़ी नेचुरल है, ठीक है, और सोसाइटी या रीडर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि कोई अगर पोइट्री लिख रहा होगा, कोई पोइट होगा, तो वो मतलब मेल ही होगा, फीमेल। हालांकि आज का ज़माना में, मॉडर्न ज़माना में ये काफ़ी चेंज हुआ है मनोभाव, लेकिन उस टाइम में जब एमी लोवेल लिखती थी उस टाइम में, या हालांकि उसके भी पहले के ज़माने में, फीमेल पोइट्स को काफ़ी उल्टा नज़र से देखा जाता था कि ये फीमेल है, ये काहे पोइट्री लिखेंगी। ये फीमेल पोइट्स खुद के टुकड़ों को बांटती है अपने रचनाओं में से, फ्रैगमेंट्स को, अपने आप को हिस्से में बांट करके, यानी अपने एक्सपीरियंस को, अपने मनोभाव को, अपने अंदर का छुपा हुआ टैलेंट को, या वो सब बात जो वो बता नहीं सकती सोसाइटी में ओपनली, वो अपना क्रिएटिविटी को पोइट्री का थ्रू वो एक्सप्रेस कर रही हैं। और एक तरीके से वो जवाब भी दिया है एमी लोवेल इस क्वेश्चन का कि क्यों वुमेन पोइट्स इतने कम है, मेल पोइट इतने ज़्यादा, वुमेन पोइट्स इतने कम क्यों। काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि उनको दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। दे आर डबल बियरिंग मदर क्रिएचर्स, ठीक है, एक वो शारीरिक तौर से भी माँ बनती है, तो इसलिए उनका एक काफ़ी ज़्यादा उस तरीके से बोझ रहता है, कहा जाए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो अपना ज़्यादा स्पेयर टाइम निकाल नहीं पाती, नंबर वन। और नंबर टू है दे आर साइकोलॉजिकली ऑल्सो बाउंड, उनका मानसिक तौर से भी उनको एक तरीके से पुरुषों का अंदर डोमिनेट स्टेटस करके रखा गया है कि पुरुष जो कर सकते हैं, नारी वो या महिलाएं वो उतना नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो वो सक्सेसफुल तरीके से सोसाइटी उसको होने देगा नहीं, उसको उतना सम्मान देगा नहीं। तो ये डबल एक तरीके से सबवर्जन है वुमेन का, फीमेल राइटर्स का, जिस वजह से फीमेल राइटर्स काफ़ी कम है, फीमेल पोइट्स काफ़ी कम है। और वो ये भी बोल रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल पोइट्स का पोटेंशियल नहीं है, हालांकि फीमेल पोइट्स का पोटेंशियल या स्ट्रेंथ यहाँ मेल पोइट से ज़्यादा बताया गया है। किस लिहाज से कि 40,000 एटलास, एटलास एक्चुअली एक ग्रीक गॉड है, ये शक्ति के, ताकत के देवता है, और माना जाता था ग्रीक मिथ के अनुसार कि ये पूरा हेवन को, स्वर्ग को अपने कंधे में उठाते थे। तो ऐसा 40,000 एटलास का ताकत दरकार पड़ता है डेली टू डे, डे टू डे काम जो महिलाएं करती है उसके लिए। तो उतना काम संभाल करके, माँ बनने का फ़र्ज़ अदा करके, घर का काम संभालने के बाद समय निकालना क्रिएटिविटी के लिए, ये काफ़ी एक चैलेंजिंग और टफ है। और ये इसी वजह से कुछ ही महिलाएं हैं जो ये कर पाती है, और जो करती है उनको सराहना चाहिए। ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है कि सोसाइटी को कहाँ सराहना चाहिए, उसकी जगह वो उसको उल्टा नज़र से देख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ अ फेमिनिस्ट क्रिटिक इन वन पॉइंट। अब जो पहली पोइट है सैफो, उसके बारे में आ जाते हैं। वो सैफो एक ग्रीक, काफ़ी एंशिएंट ग्रीक पोइट थी, और ये इन्होंने लव पोइट्री काफ़ी ज़्यादा लिखा था। तो इनको ये तुलना कर रही है एक बर्निंग बर्ड्स ट्री के साथ, इनको ये फायर के साथ तुलना कर रही है कि इनका अंदर एक अजीब सा क्रिएटिविटी का फायर था, ठीक है।
और ये काफ़ी पैशनेट थे। इनका पोएम में काफ़ी मतलब प्यार भरा हुआ रहता था, पैशन भरा हुआ रहता था, एक तरीके का पॉजिटिव पावर दिखता था। ये किसी से भी डोमिनेटेड नहीं होती थी। इनका रचना देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई फीमेल राइटर ने बहुत नरम तरीके से लिखा है। ये बहुत ही पावरफुली लिखती थी, बहुत फ्रीली अपना इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी। और ऐसा एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है कि गारमेंट को उतार देना, यानी ये एक इमेजरी है कि एक गारमेंट या जो कपड़ा है वो क्या करता है, वो शरीर को ढकता है। शरीर भी एक तरीके से गारमेंट है जो सोल को ढकता है, जो आत्मा है उसको ढकने का काम करता है शरीर, और शरीर को ढकने का काम करता है गारमेंट्स। तो ठीक वैसे ही लैंग्वेज भी एक तरीके से ढकने का काम करता है हम लोग का अंदर का जो इमोशंस या आइडियाज़ है उसको। अब सैफो का पास इतना पावर था कि वो बाहर का वो जो लैंग्वेज का गारमेंट है, जो वर्ड्स का गारमेंट है, उसको चीर करके उसका अंदर का इमोशन को वो बाहर निकाल सकती थी। इतना लवली तरीके से वो वर्ड्स को यूज़ करती थी, इतना पोइटिकली वो वर्ड्स यूज़ करती थी। अब इसमें एक छोटा सा इनडायरेक्टली लेस्बियन का भी हिंट दिया गया है, क्योंकि सैफो को क्रिटिक्स ने थोड़ा लेस्बियन माना है, तो इसी वजह से गारमेंट्स को उतारना इन दैट सेंस वो भी एक हिंट किया जा रहा है, यानी रोवेल उस तरफ भी इशारा कर रही है। और फिर वो ये भी बताती है कि सैफो का एक आइडेंटिटी अपना है, उसको किसी का वाइफ, किसी का बीवी इस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है, कोई मिस या मिसेस सैफो नहीं, सिर्फ सैफो। तो ये भी एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन आइडेंटिटी है जो हज़ारों साल पहले सैफो ने एस्टैब्लिश करके गया है। तो ये भी काफ़ी सराहनीय है। और उनका क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए वो एक इमेजरी और देती है कि ब्राइट बलून, कि जैसे एक सुबह उज्जवल सुबह में अगर बहुत सुंदर सा दिखने वाला बलून उड़ा दिया जाए तो वो कैसे सुंदर लगता है और उसका सौंदर्य बढ़ा देता है। तो ठीक वैसे ही सैफो भी अपने पोइट्री से जो इमोशंस था उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देती थी। ओके, और इसके साथ सैफो के साथ एमी लोवेल खुद को काफ़ी आइडेंटिफाई कर पा रही है, और वो उनको बताती है कि हम दोनों जैसे बहन हैं, एक स्ट्रेंज फैमिली का, हम लोग में कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है, बट स्टिल वी फील लाइक वी आर टू सिस्टर्स। अब ये सिस्टरहुड किस लिए आ रहा है? क्रिएटिविटी की वजह से, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फीमेल पोइट्स। अब नेक्स्ट पोइटेस आ जाइए मिसेस ब्राउनिंग। ब्राउनिंग इन द सेंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्त्री थी और विक्टोरियन एज की काफ़ी फेमस इंग्लिश पोइटेस भी थी। अब इनको डिस्क्राइब करने के टाइम में इनका सिकनेस के बारे ये खास ध्यान दी है, फोकस दी है, क्योंकि एक्चुअली में भी मिस ब्राउनिंग जो थी वो उनका शारीरिक हालत कुछ खास रहता नहीं था, काफ़ी फ्रेल्टी के साथ उनको गुजारना पड़ा था। इस वजह से उनका पोइटिक करियर में भी उसका कुछ असर पड़ा था, लेकिन इसका वजह से उनका टैलेंट को कभी भी कम नहीं आंका गया। इसलिए ओवर टॉपिंग ब्रेन यूज़ किया गया है, ये वर्ड एमी लोवेल ने यूज़ किया है कि उनका जितना शरीर था वो पूरा एनर्जी जितना बचा कुचा था सारा चल जाता था। उनका ओवर टॉपिंग ब्रेन, यानी ब्रेन का उनका इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ था, क्रिएटिविटी भरा हुआ था कि उसी को कैरी करने में उनका बॉडी का पूरा एनर्जी चल जाता था। इसमें इंटेलेक्चुअलिज्म में ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि बैरेट ब्राउनिंग जो थी उन्होंने रोमांटिक पोएम भी लिखा है, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो था वो रीजनिंग या आप इंटेलेक्चुअल कुछ हिंट्स आप कहिए, सिंबॉलिज्म कहिए, उसमें उनका ज़्यादा फोकस था। और इसी चीज़ में थोड़ा सा एक वो अपना आपत्ति तो कहा नहीं जा सकता, क्रिटिसिज्म हल्का सा एमी लोवेल ने ये भी कहा है कि एक पोइट जो है वो सिर्फ ब्रेन नहीं है, उसको वो फ्लैश एंड ब्लड भी है, वो जीता जागता इंसान है, तो उसमें इमोशंस भी चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि बैरेट ब्राउनिंग में इमोशंस नहीं था, अगर नहीं रहता तो वो कभी सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ यहाँ पे वो मेंशन भी की है, जो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ अपना कोर्टशिप का दौरान लिखा था, वो नहीं लिख पाते इतना प्यार भरा सोनेट। और उसी को, वही सोनेट्स को या वही पोएम को एकमात्र लोवेल समझती है कि ओनली फर्टिलाइज्ड पोएम्स, वही में प्यार का, वही में रोमांस का या पैशन का बीज उसमें बुना हुआ है। बाकी जो पोएम्स है वो कहीं ना कहीं से कसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बेड़िया रिस्ट्रिक्शंस है, और वो रिस्ट्रिक्शंस भी वो समझती है किस चीज़ का, विक्टोरियन एज का रिस्ट्रिक्शंस। इसलिए वो क्वीन विक्टोरिया को भी ब्लेम करती है कि उनका वजह से, क्वीन विक्टोरिया का वजह से, या उस समय में काफ़ी ज़्यादा मैनरिज्म या सोब्राइटी चलता था कि ऐसे बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, महिला हो तो थोड़ा सा शर्मा करके या फिर थोड़ा सब चीज़ बहुत ज़्यादा ढक करके, खुद को सब चीज़ का लिहाज करके बहुत सारा रूल रिस्ट्रिक्शंस मान के चलना पड़ता था। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं चल करके उनका जो
पोएटिकल जो क्रिएटिविटी था या जो पोटेंशियल था, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाता, इतना रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी की तरफ से नहीं तोपा जाता, तो वो बैरेट ब्राउनिंग और बढ़िया तरीके से अपना पोएटिक पर्सोना को ग्रो कर पाती और बढ़िया तरीके से वो अपना इमोशंस को जता पाती, जो कि उनका टाइम का सोसाइटी की वजह से वो नहीं जता पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्रिटिक है कि फीमेल पोएट्स को सोसाइटी का तरफ से इतना सब कुछ मतलब अड़चने पैदा किया जाता है कि वो अपना पोएटिक जो सत्ता है, जो टैलेंट है, उसको टोटली यूटिलाइज, उसका सदुपयोग नहीं कर पाती। हालांकि मेल पोएट्स को यह सुविधा का इस असुविधा का सामना कभी नहीं करना पड़ता। वो लोग के लिए सोसाइटी कभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, उसको फ्रीली अक्लेम करता है, लेकिन फीमेल पोएट्स को नहीं करता। इसके बावजूद, इतना सारे अड़चनों के बावजूद भी फीमेल पोएट्स आगे बढ़ रहे हैं और उनका वर्क्स आज भी प्रेज वर्दी है। अब नेक्स्ट वो किस में आ रही है? एमिली डिकिंसन में। तीसरा और आखिरी पोएटिस एमिली डिकिंसन, और इसमें वो बोल रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं जा करके एमिली डिकिंसन का दरवाजे में खटखटाऊं, या फिर उससे भी बेहतर है कि एमिली डिकिंसन का जो गार्डन है उसका फेंस का ऊपर से मैं चल जाऊं और मैं देखूं कि एमिली डिकिंसन खुद क्या कर रही है, कि एक छोटा सा हमिंग बर्ड है उसको बहुत ध्यान से देख रही है और मुझे भी बोल रही है कि ठीक है तुम भी आओ, ध्यान से देखो, इसको डिस्टर्ब मत करो, ये चल जाएगा। अब डिकिंसन का जो पोएट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेटाफोरिकल बताया गया है और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि उसमें काफ़ी तरह का अलग अलग लेवल का मीनिंग रखा जाता है। डिकिंसन का पोएम हालांकि बहुत मतलब लैंग्वेज उसका सिंपल रहता है, लेकिन उसमें मीनिंग ढेर सारा भरा हुआ रहता है, काफ़ी सारा मेटाफोरिकल, काफ़ी सारा अलग अलग लेवल उसमें रहता है सिग्निफिकेंस का। तो इसीलिए वो इसका भी एक बहुत खूबसूरत एक इमेजरी दी है कि टाइट रोप वॉकिंग, ठीक है, जैसे कोई मतलब सर्कस में देखा जाए या कोई एथलेटिशियन, जैसे एक टाइट रोप रहता है उसका ऊपर वॉक करके काफ़ी सारे कसरतें दिखाते हैं, काफ़ी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दिखाते हैं, जिससे दर्शक लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही इसको समझने के लिए, डिकिंसन का एक्चुअल पोएट्री का अर्थ समझने के लिए, उसका लेयर को समझने के लिए भी वैसे ही दिमाग को अपना मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वैसे ही टाइट रोप वॉक कराना पड़ेगा, हर तरीके से चलाना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। लेकिन लोवेल को ये काफ़ी पसंद है और लोवेल बोल रही है कि अगर दिन भर मुझे मेरा दिमाग को ऐसे समरसॉल्ट भी कराना पड़ा, दिन भर उसको दौड़ाना भी पड़ा, तो भी मैं दौड़ाऊंगा, बस इसलिए ताकि मैं कम से कम इसी बहाने में एमिली डिकिंसन का साथ थोड़ा समय बिता सकूं। तो एमिली डिकिंसन उनको कितना पसंद है इसी से पता चलता है। अब उन्होंने एक थोड़ा सा तीनों ही पोएटिस का एक तुलना किया है, अलग अलग 2-3 जगह उन्होंने तुलना किया है। मैं छोटे से आपको बता देता हूं कि जैसे उन्होंने बताया है कि सैफो वुड स्पीक आई थिंक क्वाइट ओपनली, मतलब सैफो बहुत खुला दिल से अपने जो भी इमोशंस रहते हैं उसको बोलती है, और मिसेस ब्राउनिंग जो है, बैरेट ब्राउनिंग जो है, वो केयरफुल साइलेंस अपनाती है। वो उनका बोलने का तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन वो साइलेंट रहती है, सब चीज़ बोलती नहीं, जितना बोलना सही होगा उस हिसाब से रब ढक के वो दिखाती है। लेकिन एमिली डिकिंसन क्या करती है, वो अपना दरवाज़ा खोल देती है और फिर उसको बंद भी कर देती है, और वो ध्यान देती है, वो इस बात को अप्रिशिएट करती है कि कौन बहुत मतलब उनका कौन दर्शक या कौन रीडर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि कब वो दरवाज़ा खोली और कब बंद कर दी। यानी जब वो दरवाज़ा खोली तो उसी वक्त उनका मीनिंग दिखा, फिर जब बंद कर दी तो नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब डिकिंसन का पोइट्री का अर्थ समझने के लिए बहुत कॉन्शियस और अलर्ट रहना ज़रूरी है, हर वक्त उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, तब जाके समझ में आएगा। तो तीनों का अलग अलग रवैया है, तीनों का अलग अलग पोइटिक स्टाइल है। अच्छा, फिर तीनों का लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है कि सैफो का जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल हैबिट था वो था स्पेंड एंड गेन, यानी वो खर्चा कर देती थी फिर वो कमाती भी थी। ब्राउनिंग क्या थी? ब्राउनिंग थोड़ा सा माइजर थी, यानी वो ज़्यादा खर्चा पहले नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब उनका शादी हुआ, रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ शादी हुआ, बाद में उन्होंने भी थोड़ा हाथ खोल के खर्चा करती थी या थोड़ा ओपन माइंडेड थी। लेकिन जो एमिली डिकिंसन थी उन्होंने सिर्फ होर्डेड एंड होर्डेड, यानी जमा करके रखा, सिर्फ हर चीज़ जमा करके रखा। खुद को कभी उन्होंने मतलब फ्रीली कभी खुद का कोई लग्जरी लाइफ नहीं जिया, या हमेशा खुद का जो एक फीमेल आशा आकांक्षा रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये शौक है, वो शौक है, तो कभी एमिली डिकिंसन ने वो सब शौक को या गर्लहुड को, वुमेनहुड को कभी पनपने दिया ही नहीं। उनका जो एक इंटेलेक्चुअलिज्म था, ये कहा जाए कि वो इतना ज़्यादा ग्रेव, इतने ज़्यादा सीरियस टॉपिक्स लेके, ठीक है, रिलीजियस कह लीजिए या सिंबॉलिक कह लीजिए, इतना ज़्यादा उसमें व्यस्त थी या उस सीरियसनेस में इतना ज़्यादा वो खुद को
ओढ़ के रखी कि कभी भी एक नेचुरल गर्ल लाइफ का, वुमेन लाइफ का जो कुछ कुछ छोटे छोटे आनंद खुशी होते हैं उसको उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। ये बात भी लेकिन इससे भी एमी लोवेल टोटली एग्री नहीं करती। तो इसी से पता चलता है कि तीनों का कुछ कुछ चीज़ उनको पसंद आता है, लेकिन तीनों में से किसी के साथ भी वो कंप्लीटली एग्री नहीं कर रही है। फिर वो क्या बताती है कि गुड बाय माई सिस्टर्स, सभी को वो सिस्टर बता रही, लेकिन अब तीनों के साथ उनका मुलाकात हो गया, मतलब ऑब्वियसली रियल मुलाकात तो नहीं, उनका एक ड्रीमी मुलाकात या एक इमेजिनरी मुलाकात हो गया। अब वो बता रहे हैं कि आप सब ग्रेट हो, मतलब एमिली डिकिंसन, सैफो और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग तीनों ही ग्रेट हो, और लेकिन तीनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी हो। और सबसे बड़ा जो बात है, तीनों में से किसी का भी पास, नन ऑफ यू हैज़ एनी वर्ड फॉर मी, तीनों में से किसी का भी पास मेरे लिए कोई शब्द, मेरे लिए कोई उपदेश, मेरे लिए कोई एडवाइस, कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब तीनों को ही मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तीनों में से किसी का भी लाइफ स्टाइल या पोएटिक स्टाइल कह लीजिए या क्रिएटिविटी कह लीजिए, कोई भी चीज़ मुझे अपना हिसाब से ठीक नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर फीमेल पोएट किसी ना किसी तरीके से एक है, बिकॉज ऑफ देयर फेमिनाइन एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस बाय द सोसाइटी। लेकिन हर किसी का क्रिएटिविटी, हर किसी का रचना, हर किसी का जो भाव प्रकाश करने का तरीका है वो अलग अलग है, और ये कभी एक दूसरे से इमिटेट नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दे आर यूनिक, एट द सेम टाइम ऑल ऑफ दे शेयर अ सिमिलर थिंग। ओके, फिर आखिरी में वो क्या करती है कि पुट ऑन योर क्लोक्स माई डियर्स, मतलब अपना अपना कपड़ा पहन लो मेरी प्यारी बहनों, द मोटर्स वेटिंग, गाड़ी तुम लोग के लिए वेट कर रहा है। मतलब क्या कि ठीक है, मैंने थोड़ा देर इमेजिनरी कन्वर्सेशन कर लिया, दैट्स गुड, लेकिन तुम लोग के साथ मैं परमानेंटली नहीं रहना चाहता हूँ। थोड़ा देर के लिए रह लिया, कुछ कन्वर्सेशन कर लिया, दैट्स फाइन। क्यों नहीं रहना चाहता हूँ कि बिकॉज यू हैव नॉट सीम स्ट्रेंज टू मी। इसका वजह ये नहीं है कि तुम लोग मुझे मतलब मेरे अपने जैसे नहीं लगे, अलग लगे, नहीं, बट नियर, फ्राइटफुली नियर एंड रादर टेरिफाइंग, बहुत ज्यादा ही करीब लगे, इतना ही करीब कि डरा देने वाला करीब। किस चीज से मैं डरता हूं कि इतना करीब ना हो जाओ कि जिससे तुम्हारा और मेरा अलग पहचान ही मिट जाए। तो इसका मतलब क्या है, एमी लोवेल चाहती है कि उनका भी अलग पहचान रहे, उनको कोई एमिली डिकिंसन जैसा या सैफो जैसा या फिर बैरेट ब्राउनिंग जैसा ना समझे, एक फीमेल राइटर समझे, फीमेल पोइट के तरीके से एक रिस्पेक्ट उनको दे, ये वो चाहती है। लेकिन उनका एमी लोवेल, उनका एक अलग पहचान रहे, उनका एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहे, ये भी वो चाहती है। इसीलिए आखिर में वो क्या बोलती है कि मेरा, तुम सब कोई मेरे फैमिली हो, वी ऑल बिलोंग टू द सेम सिस्टरहुड ऑफ फीमेल राइटर्स, फीमेल पोइट्स। लेकिन मेरा जो आंसर है, मैं जो जवाब ढूंढ रहा था, मेरा सवाल क्या था कि क्यों पोएट, वुमेन पोएट को कौन ऐसा चीज़ है जो उनको इतना सारा ड्यूटीज, मदरहुड, संसार का झमेला, ये सब हटा करके भी उनको क्या ऐसा इंस्पिरेशन है जो उनको मतलब पोएट्री लिखने में मजबूर करता है, या वो पोएट्री किस लिए लिखती है, क्यों, कैसे लिखती है, और उनका लिखने का वजह ही क्या है। ये मैंने कोशिश किया, मैंने इसका आंसर ढूंढने का कोशिश किया तीनों से, लेकिन तीनों में से किसी के भी पास इसका जवाब नहीं था। यानी क्या कि वो हर किसी का जवाब अलग अलग है, हर किसी का तरीका अलग अलग है। और वो ये भी बोलती है कि मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के मेरा नेक्स्ट जनरेशन का कोई फीमेल राइटर भी ठीक इसी तरीके से मुझसे कन्वर्सेशन करेगा इमेजिनरी, जैसे आज मैंने इन तीनों से कन्वर्सेशन किया। तो एक तरीके से ये फीमेल ट्रेडिशन को भी हाईलाइट कर रही है, और एट द सेम टाइम इंडिविजुअल टैलेंट को भी हाईलाइट कर रही है कि सब कोई इमिटेशन मत करो, सब कोई एकजुट हो जाओ। तो कम्युनिटी का भी इंपॉर्टेंस है, सब कोई एक साथ आएगा तो फीमेल पोएट्री को और ज़्यादा हाईलाइट मिलेगा, फीमेल पोएट्री को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। लेकिन सब कोई अपना अलग अलग एक छाप भी छोड़ो, ऐसा नहीं कि सब एक ही रबर स्टैम्प जैसा सेम ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो। ओके, और आखिर में वो गुड नाइट कह करके वो तीनों को अलविदा कहती है, और इसी के साथ पोएम खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि पोएम का जिस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट पोएम से कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, उसमें बना दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर कीजिए, क्योंकि उससे कोई भी मतलब वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँच जाएगा। तो ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड।